एटम बॉम्ब तो नहीं, आज पढ़ेंगे हम एटम के बारे में। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स एटम्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। एटम क्या होता है? मैटर का वो बेसिक यूनिट जिसमें होता है सेंटर में एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है एक क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो अगर आपको एक आइडिया लेना हो कि यार एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कितना बड़ा होता है एटम के कंपैरिजन में, तो लुक एट दिस एग्जांपल। लेट अस सपोज कि अगर आपका न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल के साइज का है, क्रिकेट बॉल का साइज लगभग इतना होता है, राइट? तो अगर आपका न्यूक्लियस लगभग इस साइज का है तो पता है आपका एटम कितना बड़ा होगा? तो एटम एक उतना बड़ा स्फीयर होगा जिसका रेडियस अप टू 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर, समझ रहे हो? इट्स लाइक a lot of distance। तो एक 5 किलोमीटर रेडियस लेते हुए अगर एक बड़ा सा स्फीयर बनाओगे तो उसके बीच में अगर एक एकदम छोटू सा क्रिकेट बॉल रख दोगे तो उतना ही बड़ा होता है एक न्यूक्लियस एक एटम के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एटम जो है वो 5 किलोमीटर के रेडियस का एक स्फीयर होता है। हम सभी को पता है कि एटम अपने आप में ही एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, बट एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है। तो चलो फटाफट से एक नजर डालते हैं एटम के हिस्ट्री पे। 500 बीसी के आसपास डेमोक्रिटस ने पहली बार इस एटम वर्ड को कॉइन किया था, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी कि जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 1805 के आसपास डाल्टन ने प्रपोज किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके कुछ सालों के बाद अराउंड 1897 थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन एंड दैट वाज रियली अ बिग डिस्कवरी। 1909 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और इस तरीके से उन्होंने अपना एक नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। उसके भी कुछ सालों के बाद बोर लेकर आए बोर्स मॉडल ऑफ एटम। फिर 1924 के अराउंड आया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसने कहा कि यार मैटर जो है इसमें तो डुअल नेचर होता है, यानी कि मैटर कभी वेव तो कभी पार्टिकल, तो इसीलिए आप सिर्फ एक ही नेचर को मान के इतनी सारी बातें नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद फिर कुछ सालों के बाद आया श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन एंड देन वी हैड द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फाइनली फिर 1932 में शैडविक ने खोज निकाला न्यूट्रॉन को। तो इसी तरीके से कई सालों तक चलती रही एटम के ऊपर स्टडी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किस तरीके से शुरुआत में जैसे डाल्टन अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर आए, डाल्टन अपना एटॉमिक मॉडल लेकर आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर आए। तो ये वाली जो कहानी है ये कहानी सुनेंगे हम आज के इस वीडियो में। एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल्स प्रपोज होते रहे। मॉडल्स मतलब मॉडलिंग करने वाले मॉडल नहीं, एटम का मॉडल कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? तो ऐसा ही एक मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसके कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से उसके बाद आया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड फाइनली उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज इस वीडियो के अंदर ये शुरू के तीनों जो मॉडल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उन मॉडल्स के पोस्टुलेट्स क्या थे, वो मॉडल क्या कहते थे और उनकी लिमिटेशंस क्या थी। तो आया इसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने बताया कि भाई एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी स्फेयर के अंदर एम्बेडेड हैं बोले तो ऐसे बैठे हुए हैं इसी स्फेयर के अंदर, ठीक है? मतलब लेट्स टॉक अबाउट द तरबूज, वाटरमेलन देखा है? वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर 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 फैल के बैठे होते हैं, राइट? या फिर अगर पुडिंग कभी आपने खाया हो तो पुडिंग के अंदर देखा होगा जो किशमिश होता है वो एक जगह सारी किशमिश नहीं होती, किशमिश पुडिंग के अंदर थ्रू आउट ऐसे ऐसे एम्बेडेड होता है, राइट? तो चूंकि कुछ इस तरीके का मॉडल प्रपोज किया था थॉमसन ने, इसीलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को कई बार
प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल की खास बात तो ये थी, मतलब इसका जो पॉजिटिव साइड था वो ये था कि इट कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि भाई एटम जो न्यूट्रल होता है इस बात को ये एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि इस मॉडल ने बताया था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको न्यूट्रल बना देता है। बट इस मॉडल का फ्लिप साइड ये था कि जिस तरह का अरेंजमेंट इस मॉडल ने बताया था, एक्चुअली में रियलिटी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। थॉमसन मॉडल के कुछ सालों के बाद आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जैसे ही हम रदरफोर्ड्स मॉडल को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि एक नया टर्म आ जाएगा, दैट इज अल्फा पार्टिकल, और आप सोचोगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, राइट? तो इससे पहले कि आप इतना सोचो, हम पहले ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे एमिट रेडिएशंस, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस ये एमिट करते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, और गामा रेज जो है इनमें पार्टिकल्स नहीं होता, ये रेडिएशंस होते हैं, ये बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। तो अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है ये सबसे कम होता है। पेनेट्रेटिंग पावर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनेट्रेट कर जाने का पावर, घुस जाने का पावर सबसे कम होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम अल्फा बीटा गामा के डिटेल में नहीं घुसेंगे, अभी हम कौन सी चीज डिटेल में देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं विथ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये एटॉमिक मॉडल देने के लिए रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, पॉपुलरली कहा जाता है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके का था जहां पर रदरफोर्ड ने यूज़ किया था एक गोल्ड फॉयल, जैसे कि देख रहे हो एक गोल्ड का फॉयल यूज़ किया। इसके अलावा यूज़ किया एक रेडियो एक्टिव सैंपल जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो। मैंने अभी भी बताया अल्फा पार्टिकल्स कौन एमिट करने के केपेबल होता है, जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये मेरा रेडियो एक्टिव सैंपल है और ये अल्फा पार्टिकल्स देखो ऐसे एमिट कर रहा है। ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं इस गोल्ड फॉयल पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सर्कुलर शेप का एक स्क्रीन है, तो ये एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, तो फंडा कुछ यूँ था कि ये जो रे इस पे फॉल कर रही थी ना गोल्ड फॉयल पे, इसको पार करते हुए ये रे अगर स्क्रीन पे कहीं भी पहुंचती है तो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट, एक छोटा सा लाइट का फ्लैश प्रोड्यूस होगा, ये जहाँ पे भी स्क्रीन को टकराएगा। ठीक है, तो ये था इनका सेटअप। अब देखना ये था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल को टकरा रहे हैं, क्या वो उसको पार करके चले जा रहे हैं एज इट इज, या फिर वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं किसी एंगल से, या फिर वो वापस लौट के आ रहे हैं। राइट, तो ये 3 सिनेरियोज पॉसिबल थे। तो क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन किए गए। ठीक है, और फिर देखा गया कि यार कितने पार्टिकल्स ऐसे थे जो इतने एंगल से डिफ्लेक्ट किए। राइट, कितने पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट चले गए, कितने ऐसे थे जो वापस मुड़ के चले गए, कितने ऐसे थे जो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। राइट, और इसी के बेसिस पे बनाया गया ये ग्राफ। अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया स्कैटरिंग एंगल, मतलब कितने एंगल से वो स्कैटर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा रे था, ये एज इट इज चला जा रहा है, इसका मतलब इसका स्कैटरिंग एंगल 0 है। राइट, क्योंकि वो स्कैटर हुआ ही नहीं, ऐसे आ रहा था ऐसे ही चला गया। अगर वो ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे चला गया, पहले ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे चला गया, तो ये जो एंगल हुआ ये उसका स्कैटरिंग एंगल हो गया। राइट, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ रेज ऐसे आ रहे थे फिर ऐसे चले गए, तो यानी कि ये जो एंगल है ये उनका स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, तो देखा ये गया कि भाई कितने पार्टिकल कितने एंगल से स्कैटर किए, उसका जब हमने प्लॉट बनाया तो हमने क्या देखा कि देखो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है तुम्हारा प्लॉट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। राइट, सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो है वो घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो सोचो सोचो, खुद से सोचो। स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे ग्राफ में बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं, मतलब ज्यादा स्कैटरिंग एंगल वाले पार्टिकल्स बहुत कम थे।
बात समझ में आ रही है? जो पार्टिकल्स ज्यादा एंगल से स्कैटर किए ऐसे पार्टिकल्स ही कम थे, यानी कि अधिकतर पार्टिकल्स कैसे थे? देखो ना, अधिकतर पार्टिकल्स, इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां पे थे? जहां पर स्कैटरिंग एंगल 0 to 20 डिग्री के बीच में था, यानी कि जहां पे स्कैटरिंग एंगल बहुत कम था, अधिकतर पार्टिकल वहीं पे थे। यानी कि इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि अधिकतर पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, वो डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, वो स्कैटर हुए ही नहीं, वो जैसे आ रहे थे लगभग वैसे ही निकल गए। ठीक है, सबको समझ में आई? क्योंकि देखो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ढंग से समझ में नहीं आएगा ना, तो रदरफोर्ड्स मॉडल भी पढ़ने में कोई बहुत मजा नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे ये समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई कि ये जो प्लॉट था, ये प्लॉट हमें क्या बताता है? आपकी किताबों में ऐसा लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स वाज स्टडीड एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसका मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग के रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस एंगल से स्कैटर हो रहे हैं उसको प्लॉट किया गया। हमने देखा कि भैया ज्यादा एंगल से स्कैटर होने वाले पार्टिकल्स तो बहुत ही कम है, अधिकतर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे एंगल से स्कैटर होकर निकल गए या फिर ऑलमोस्ट बिना स्कैटर हुए निकल गए। तो अब आप पहुंचे हैं हम रदरफोर्ड जी के कंक्लूजन पे। ठीक है, अब देखो क्या मजेदार कंक्लूजन थी रदरफोर्ड जी की। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहां पर, मोस्ट और अनडिफ्लेक्टेड। मतलब अधिकतर, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मतलब अधिकतर पार्टिकल्स कैसे चले गए थे वहां पे? अनडिफ्लेक्टेड। कैसे पता चला हमें? ये ग्राफ से। ग्राफ में हमने देखा ना कि छोटे एंगल ऑफ स्कैटरिंग के पार्टिकल्स ही अधिक थे, यानी कि ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड चले जाने वाले पार्टिकल्स ही अधिक थे। और इस बात से हमारा कंक्लूजन क्या था कि भाई खुद सोचो, इसका मतलब जो एटम है ना अपना, वो एटम का अधिकतर जगह खाली है, कोई है ही नहीं जो अल्फा पार्टिकल्स को जाने से रोके। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होगा? अगर उसके अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको तंग करेगा, तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा, वरना वो जैसा आ रहा था वैसे ही चला जाएगा। राइट? जैसे मान लो कि अगर आप कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आप कोई व्हीकल में जा रहे हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। ठीक है, अब मान लो कि रास्ते में बहुत जगह अगर आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, राइट? मान लो कहीं पे कोई फंक्शन चल रहा है, बीच में रैली निकल आई, तो क्या होगा? आप फंस जाओगे, आप स्मूथली नहीं जा पाओगे, हो सकता है आपको शॉर्टकट लेके दूसरे रास्ते से जाना पड़े। राइट? तो उसका मतलब आप अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाओगे। कब डिफ्लेक्ट हो जाओगे? अगर आप कोई ऐसा रिपल्शन एक्सपीरियंस करोगे जहां से लोग आपको पीछे की तरफ भगा रहे हैं। राइट? लेकिन अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तो आप अपना स्मूथली चलोगे ना अनडिफ्लेक्टेड। तो वैसी वाली कहानी है। यहां हमने देखा कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मस्त अपना अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, यानी कि बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई है ही नहीं एटम के अंदर। तो इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये निकाला कि इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर का जो अधिकतर जगह है, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्ट लिखा है यहाँ पे, यानी कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी किए हैं, है ना? तो अधिकतर स्पेस जो है एटम के अंदर वो कैसा है? वो खाली है। ठीक। उसके बाद जो इनका सेकेंड कंक्लूजन था, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड। अ फ्यू, थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे। कैसे डिफ्लेक्ट हो गए थे? जैसे देखो, अब इस पिक्चर को देखो, ये अल्फा पार्टिकल्स फॉल किए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अधिकतर आपको देखो दिख रहे होंगे कि ये एज इट इज स्ट्रेट ही चले गए। कुछ कुछ क्या हुआ, देखो डिफ्लेक्ट हो गए किसी एंगल से। देखो कैसे डिफ्लेक्ट हो रहे, ये वाला डिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला डिफ्लेक्ट हो गया। करेक्ट? तो कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब अगर इस पिक्चर को देखो, एज्यूमिंग कि ये जो येलो वाली चीज़ आप देख रहे हो, दिस इज एटम। ये जो येलो कलर की चीज़ है ये एटम है। ठीक है, और ये एटम लगभग खाली है, तो एटम का जो अंदर का खाली जगह है उसमें से ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर इसको फोकस करो, इस वाले रे को, ये रे आया और वो यूं डिफ्लेक्ट हो गया बाय सम एंगल। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो, जो कुछ भी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। बट अब आप खुद सोचो कि ये डिफ्लेक्शन का कारण क्या है। इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसमें कैसा चार्ज है? इसमें है पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, बताया था मैंने, है ना? तो अब अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन कौन दे सकता है? किससे रिपेल होगा? दूसरे पॉजिटिव चार्ज से।
ठीक है। इसका मतलब इस पूरे एटम के अंदर कहीं पे तो कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो इसको रिपेल कर रहा है। इसीलिए तो देखो ना, ये यहाँ तक आया और यहाँ पे आके ना इसने वो रिपल्शन एक्सपीरियंस किया, इसीलिए दूर चला गया वहाँ से। और उसी दूर जाने को हमने किसकी तरह देखा? हमने डिफ्लेक्शन की तरह देखा। ठीक है। तो ये जो बीच में बैठा हुआ है एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज्ड थिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट था, इस सेकंड वाले पॉइंट से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो न्यूक्लियस है ना हमारा, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है। इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करा के डिफ्लेक्ट करा रहा है। ओके। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ओकेशनली, ओकेशनली मतलब कभी कभार। ठीक है। कभी कभार क्या हो रहा था? अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल्ड बैक, मतलब वो बिल्कुल ही वापस चले गए। अब सोचो, एक केस में वो रिपेल हुए ही नहीं क्योंकि अंदर का पूरा जगह खाली था। एक केस में अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बैठा हुआ था जिसने इसको थोड़ा सा रिपेल कर दिया, तो ये डिफ्लेक्ट हो गए। अब तीसरे केस में कि भैया रिपल्शन इतना ज़्यादा था कि सीधा वापस ही भेज दिया। समझ रहे हो? मतलब लेट्स से आप वही गाड़ी लेके जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे, बीच में एक जगह इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था रोड के बीच में, या इतनी ज़्यादा बड़ी रैली निकली थी कि मतलब आपके पास डिफ्लेक्ट होके कोई शॉर्टकट लेके जाने का भी ऑप्शन नहीं बचा, तो आप सीधा वहाँ से अपने घर वापस आ गए। ऐसा कब होगा? जब वो रैली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली होगी, इतना ही गंदा ट्रैफिक होगा, तभी आप वापस घर आओगे, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, जो रिपेल करवा रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज का मास भी बहुत ज़्यादा है। मतलब वो भारी भरकम चीज़ है भाई, पावरफुल चीज़ है, राइट? तो इससे क्या पता चला हमें? तो इस थर्ड कंक्लूजन से हमें पता चला कि एटम के अंदर का जो अधिकतर मास है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। देखो, आई मीन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, राइट? कि मतलब साइंटिस्ट जो हैं इस तरीके से एक एक छोटे छोटे पॉइंट को कंक्लूड करते थे बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स, है ना? तो तीसरे पॉइंट से इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम्स मास is concentrated in nucleus। ठीक है। तो कुछ कुछ बातें पता चलने लगी भाई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके। इसके बाद अब रदरफोर्ड जी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को देखकर बैठे तो थे नहीं, तो वो भी अपना कैलकुलेशंस किए जा रहे थे, है ना? तो उन्होंने क्या दिखाया अपने कैलकुलेशंस से कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस होता है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। याद है इस वीडियो को शुरू करने के टाइम पर मैंने एक कंपैरिजन दिया था कि अगर आपका जो न्यूक्लियस है वो अगर एक क्रिकेट बॉल के साइज़ का है, तो आपका जो एटम होगा वो एक 5 किलोमीटर रेडियस के स्फीयर जितना होगा। तो एज्यूम करो, तो आप खुद सोच के देखो कि न्यूक्लियस एटम के साइज़ के मुकाबले कितना छोटा होता है। तो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट रदरफोर्ड ऑल्सो सेड कि भाई एटम का रेडियस अगर 10 टू द पावर -10 के ऑर्डर में है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15। अब भाई 15 बड़ा है, डजेंट मैटर, -15 है, राइट? तो मतलब न्यूक्लियस एटम के साइज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो बच्चों फाइनली इन्हीं सारे कंक्लूजन्स के ऊपर बेस करके आ गया हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये मॉडल कहता है कि द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region called nucleus। ये मॉडल क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटम का मोस्ट ऑफ द मास उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसके अलावा क्या होता है? ये एक छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन होता है एटम के अंदर। ठीक है। दूसरा इसने बताया द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस तो भाई ऐसे बीच में बैठा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं।
तो टू सम एक्सटेंट यहाँ पे इस मॉडल का कंपैरिजन रदरफोर्ड ने किया विद द सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम बीच में सन बैठा होता है, वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा है, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। तीसरा पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड जी का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ही होगा ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो इस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही ये अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। नॉट एग्जैक्टली बैठे हुए थे, बट अपनी अपनी जगह पर थे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे गिर रहे थे या फिर इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ बातें हैं, ये रदरफोर्ड जी का मानना था, इसीलिए दिस इज पार्ट ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो भाई रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो हम सब ने देखा। हमने देखा कि किस तरीके से जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो अलग अलग तरीके से स्कैटर हो गए, राइट। थोड़े बहुत ही सही, बट कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे जो बिल्कुल 180 डिग्री से रिट्रेस कर गए, वापस चले गए उसी रास्ते। थोड़े बहुत ऐसे भी थे जो बिल्कुल बिना किसी डिविएशन के अनडिविएटेड मूव कर गए, और कुछ ऐसे थे जो काफी लार्ज स्कैटरिंग एंगल के साथ स्कैटर कर गए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो पाथ है, इसका कारण क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी जो है ये डिपेंड करती है इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ कोलिजन पे। इंपैक्ट पैरामीटर ये क्या होता है यार? कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन हो रहा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस ये दोनों ही चीजें क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है भाई। अच्छा, तो इनका जो कोलिजन हो रहा है, इनका इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है? तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, जिस वेलोसिटी वेक्टर से ये आ रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस यूं है, यहां से इस अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है वो अल्फा पार्टिकल यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियस का जो सेंटर वाला लाइन है वो ये है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपैक्ट पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा है। तो इंपैक्ट पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम है, इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो अल्फा पार्टिकल जो है ना बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड करने वाला है, राइट, एकदम बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोज में चलो देखते हैं कि किस तरह की ट्रैजेक्टरी बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू काफी लार्ज हो, लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, इसका मतलब है कि वो जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर है कि इस न्यूक्लियस की वजह से जो रिपल्शन है वो उसको इतना फील ही नहीं होगा यार। तो जब फील ही नहीं होगा तो वो स्कैटर करेगा ही नहीं यार, वो बिंदास जैसे जा रहा था वो वैसे ही मस्त चला जाएगा, उसको कुछ फील ही नहीं होगा, तो वो अनडिविएटेड चला जाएगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे है, अल्फा पार्टिकल यहाँ कहीं है, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम है, तो यानी कि इसको ये जो रिपल्शन है काफी ज्यादा फील होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये काफी लार्ज स्कैटरिंग एंगल के साथ स्कैटर कर जाएगा। जो थीटा है स्कैटरिंग एंगल, मतलब यूं आया जूम, यूं स्कैटर कर गया, तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये काफी कंसिडरेबली लार्ज स्कैटरिंग एंगल होगी, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा सिनेरियो जहां पर इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये आएगा यहाँ तक और उसके बाद बिल्कुल रिट्रेस कर जाएगा उसी पाथ में, मतलब एकदम 180 डिग्री यू टर्न मार लेगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी दैट इज 180 डिग्री, एकदम वापस उसी रास्ते वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यार ये जो ट्रैजेक्टरी हमको देखने को मिलती है अल्फा पार्टिकल्स की, उसका वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इंपैक्ट पैरामीटर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस पूरी कहानी में हम ये भी नोटिस करते हैं कि ये हेड ऑन कोलिजन वाले जो पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ये बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यार एटम के अंदर
जो न्यूक्लियस है ना वो शायद बहुत छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि वो छोटा सा पोर्शन है इसीलिए वो हेड ऑन कोलाइड करके वापस आने वाले लोग बड़े कम हैं, क्योंकि वो जो रीजन है ना वो न्यूक्लियस वाला, वो रीजन ही इन इटसेल्फ बड़ा कम है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का ये जो गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये एक बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट था, जिससे काफ़ी हद तक आइडिया लगा कि यार न्यूक्लियस का लगभग किस रेंज में न्यूक्लियस का जो साइज है वो कैसा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है, एक पॉइंट पर आके ये स्कैटर कर जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहां तक ये आ रहा है, लास्ट जहां तक ये आ रहा है रिफ्लेक्ट होने से पहले, वो जो पॉइंट है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि वो डिस्टेंस है जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम डिनोट करते हैं R0 से। ठीक है, और अभी फिलहाल हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, R0 को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और उस डेरिवेशन से ये देखेंगे कि हमें क्या जानने को मिलता है, हमें क्या कंक्लूड करने को मिलता है। ठीक है, सो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक और बार डायग्रामेटिकली देख लो कि क्या हम सिचुएशन को देखने वाले हैं। यहाँ पर एक एटम है, आपको दिख रहा है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, बाहर से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है, मतलब बिल्कुल एटम को टच कर रहा है, राइट, तो उस पॉइंट से लेकर के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखना ये है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू हमें लगभग कितनी मिलती है, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि भाई अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज जाता है इस न्यूक्लियस के। ठीक है, अच्छा, जब हम ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे, इसमें हमारा जो की आइडिया रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि इस पूरे स्कैटरिंग प्रोसेस के दौरान जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। मतलब जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा उस टाइम पर भी जो इस पूरे सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, पूरा सिस्टम बोले तो अल्फा पार्टिकल एज वेल एज द न्यूक्लियस, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू वो वाला पॉइंट जब ये अल्फा पार्टिकल एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट पे आ चुका है और मोमेंटरीली रुक गया है, उस टाइम पर भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब एट ऑल टाइम्स जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। तो चलो पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ, मेरे साथ ये डेरिवेशन करो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक पॉइंट पे जाके जब ये बहुत क्लोज चला जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके मोमेंटरीली स्टॉप कर जा रहा है और फिर वहां से अपना पाथ वापस रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 2e हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें चार्ज कितना होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे कितने प्रोटॉन्स होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है, तो लेट अस से एटॉमिक नंबर Z है तो +Ze ये हो जाएगा इसका चार्ज। ठीक है, तो अब जो लॉजिक हमने सोचा था कि भाई एट एनी पॉइंट इन टाइम टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनिशियल एनर्जी कितनी थी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी बोले तो जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है, तो उस समय टोटल एनर्जी कितनी थी, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, अल्फा पार्टिकल की, वही इसकी इनिशियल एनर्जी थी। जब ये अल्फा पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप कर गया उस टाइम पर फाइनल एनर्जी कितनी थी, मतलब ये अल्फा पार्टिकल आते आते जब इस पॉइंट पे आया, जब वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, उस टाइम पर टोटल एनर्जी कितनी थी। अब उस टाइम पे अल्फा पार्टिकल तो रुक चुका है, यानी कि उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इतने करीब है तो इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जैक्टली तो इस दौरान ये जो है दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो है ये बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी के जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो दो चार्ज्ड पार्टिकल है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, के Q1 Q2 बाई आर। एग्जैक्टली, तो के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल जो कि है +2e इंटू Q2 यानी कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो कि है ZE डिवाइडेड बाई आर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो जब ये अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर ये मोमेंटरीली रुक जा रहा है, लेट अस से वो पॉइंट यहां पे है जहां पर वो मोमेंटरीली रुक जा रहा है, उस पॉइंट से ले करके यहां तक का जो डिस्टेंस है वही तो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको आप R0 से डिनोट कर लो, इसको आप D से डिनोट कर लो, इसको आप R से डिनोट कर लो, एनीथिंग वर्क्स। लेट अस से अगर हम इसको D से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई D। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसको हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू, D को हम इस साइड लेकर आ गए तो 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है, D का, और D क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्सप्रेशन किसका है, D का है। अभी हमारा फोकस क्या है, हम D की वैल्यू जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि भाई अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के कितने क्लोज जाता है। ठीक है, वो आइडिया लगाना है। अब देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जितनी भी वैल्यूज है ना, इन सब की वैल्यू हमें पता है। जैसे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता ही है, हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये पता चल गया। ई की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वो भी पता चल गया। जेड क्या है, यहां पर हम गोल्ड फॉइल यूज कर रहे थे, तो Z किसका एटॉमिक नंबर होगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा, सो Z की वैल्यू है 79। ये भी ठीक है। बचा क्या, K क्या था, K था काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, कोई भी एक नेचुरल ओरिजिन का, एक नेचुरल अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसकी वैल्यू होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर इसे हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसीलिए 7.7 को हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया, और मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा है तो 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से K की वैल्यू हमें मिल गई 1.2 × 10⁻12 जूल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज डालने वाले हैं। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × Z जो कि है 79 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ ठीक है, उसके बाद E स्क्वायर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा K की वैल्यू कितनी आई, 1.2 × 10⁻12। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो D की वैल्यू निकल के आती है लगभग 30 फर्मी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहां से जो कैलकुलेशन से आती है दैट इज 30 फर्मी, जहां पर 1 फर्मी क्या होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ऑफ कोर्स बहुत छोटी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं यार, हम एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना। सो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई D इज अप्रोक्सीमेटली 30 फर्मी। बट यहां पर मजेदार बात तो ये थी कि D की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, D की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो थी लगभग 6 फर्मी। ठीक है, अब देखो ये जो 30 फर्मी है और जो 6 फर्मी है, इसमें तो काफी डिफरेंस है ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्या एज्यूम करते आ रहे थे, हम ये एज्यूम करते आ रहे थे कि यार अल्फा पार्टिकल यहां से चलेगा और बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, राइट। मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल हमारा जो न्यूक्लियस है उसको टच कर जाएगा। तो इसीलिए हम ये एज्यूम कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियस का रेडियस प्लस अल्फा पार्टिकल का रेडियस, यही जो है ये क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा, जो कि नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है।
राइट और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था हमारे लिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा है, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है ना वो पास तो आता है बट वो कभी भी इतना पास नहीं आता है कि वो उस न्यूक्लियस को टच कर सके। एंड दैट इज आवर कंक्लूजन कि अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, यानी कि विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, वो कभी भी उस न्यूक्लियस को एक्चुअली में टच नहीं करता है। जिस अजम्पशन के साथ हम चल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई एकदम पास आता जाएगा, ऑलमोस्ट टच कर लेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ऐसा नहीं है। वो काफी दूर तक आके ही वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। एंड दैट इज वाई मैंने बोला था कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है दैट इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्व्ड डी की वैल्यू हमने दी, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है बेसिकली जो न्यूक्लियस का रेडियस है प्लस जो अल्फा पार्टिकल का रेडियस है, इन दोनों का सम, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि भाई वो वैल्यू जितनी है और हमारा जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उससे कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, राइट? तो इससे हमें ये पता लगा एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया था। तो इसे हम देखेंगे पूरी तरह से मैथमेटिकली। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई एटम के अंदर सेंटर पे होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है। ठीक है, ओके। तो अब रदरफोर्ड का जो लॉजिक था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि यार ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम निकाल सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था? तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस किसी एटम का है, उस एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? ZE। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेटर से चार्ज है E, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एज्यूमिंग कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ठीक है, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाई r। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसे अगर हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि इधर का एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mv²। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? फॉर आर के एक्सप्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। और ये R क्या शो करता है? रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन से हम V के लिए भी कुछ लिख सकते हैं। V² को भी हम R के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो V² को हम क्या लिख सकते हैं? ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो यहाँ पर जो ये V है, दिस V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं उनका रेडियस और वेलोसिटी तो निकाल लिया। ठीक है, यूजिंग दीज अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनके एनर्जीज। तो सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम सभी को पता है, दिस इज हाफ mv²। ठीक है, अभी अभी हमने v² के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा है जिसको हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ m ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R, जहाँ पे K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 इज प्लस ZE न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इज माइनस E इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई R। तो इसको R के टर्म्स में ही रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, विच मीन्स कि जो फोर्स है दैट इज अलोंग द -r डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली हमने, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली हमने, तो क्या हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू निकलती है, और उसके भी पहले एक नेगेटिव साइन है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, राइट। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होता तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड नहीं होता टू मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों, अगर जो एनर्जी की वैल्यूज हमने निकाली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, अगर ध्यान से देखो, सो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। तो इस तरीके से हमें एनर्जीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स भी मिले, एंड दिस इज हाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में मैथमेटिकली बताया। अब रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल था तो बहुत ही बढ़िया, बट इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। जैसे सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि ये मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बता तो दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑर्बिट्स में मूव करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, बट हमने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा था? कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन यूं ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो क्या होगा? ये भी रेडिएशन एमिट करना चाहिए। अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो क्या होगा? इसका जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब इसका कैसा टाइप का पाथ हो जाएगा? एक स्पाइरल पाथ हो जाएगा, यानी कि यूं शुरू किया होगा घूमना, धीरे धीरे इसका रेडियस कम होते होते फाइनली कहाँ गिर आएगा? ये गिर जाएगा न्यूक्लियस पे, राइट। तो अगर ये गिर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे तो क्या वो एटम स्टेबल होगा? नहीं होगा। बट क्या ऐसा होता है सच में? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ तो गड़बड़ था। इतना ही नहीं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इट डज नॉट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिलेटिव एनर्जीज कितना है, उनके पोजीशंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस नहीं करता है। रदरफोर्ड का मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ मैटर। हमने अभी अपने पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था, राइट, कि मैटर डबल रोल प्ले करता है, कभी पार्टिकल तो कभी वेव। बट रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था ये वेव नेचर के बारे में कोई बात नहीं करता है। इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस के बारे में भी रदरफोर्ड का मॉडल कुछ बता नहीं पाता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं? इसको अभी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, बट कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी जो है ये इसके भी कुछ लिमिटेशंस रह गए थे। अब इन लिमिटेशंस को ओवर करने के लिए आया था नेक्स्ट मॉडल जो कि है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था ये एक्सप्लेन कर पाया था द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इससे पहले कि हम बोहर्स मॉडल को डिटेल में समझे, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, राइट। तो जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम ये वर्ड हमने इससे पहले कब सुना है? जब हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन सीख रहे थे, राइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट पास करते हो तो आपको क्या मिलता है? 7 कलर का स्पेक्ट्रम, जो रेनबो बैंड है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उसका जो मिलता है जो बैंड ऑफ कलर्स है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम कई तरह के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम के अंदर जो ब्राइट एंड डार्क लाइंस होते हैं उन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी इन इटसेल्फ जो है इज़ अ वेरी यूजफुल ब्रांच ऑफ साइंस। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के हेल्प से, बहुत तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं और उनके हेल्प से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोलने का मतलब है हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स ओन,
मतलब जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा नाम है रोशनी, ठीक है, बट रोशनी नाम सिर्फ मेरा नहीं है, रोशनी नाम किसी का भी हो सकता है, करेक्ट, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम रोशनी है। तो इसका मतलब रोशनी जो नाम है दैट इज़ नॉट यूनिक टू मी, सो नेम इज़ नॉट यूनिक टू अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो मेरा फिंगरप्रिंट है दैट इज़ यूनिक टू मी, राइट। तो मेरे फिंगरप्रिंट से ये कंफर्म हो सकता है कि भाई ये फिंगरप्रिंट सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, राइट। तो इन अ सिमिलर वे हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर एक गिवन मटेरियल है हमारे पास, उसके स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी के हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। इनफैक्ट आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हीलियम, जैसे कि गैलियम, जैसे कि सीजियम, जैसे कि रुबिडियम, इस तरह के कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डिस्कवरी ही हुई है यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, राइट। वो पाए ही गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। सो नाउ यू नो दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रियली यूजफुल, ठीक है। तो बच्चों, दो ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से ही सीन में बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। यस, तो एक ऐसा डेवलपमेंट था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये कॉन्सेप्ट आ गया था बाय दैट टाइम कि जो रेडिएशन होता है, जो मैटर होता है, इसमें डुअल नेचर होता है, मतलब दे बिहेव लाइक पार्टिकल, दे बिहेव लाइक वेव, दोनों नेचर होता है इनमें। इनफैक्ट हमने खुद देखा कि कई सारे ऐसे फेनोमेनन थे जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, कई ऐसे फेनोमेनन थे जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, राइट। सो कुल मिलाकर डुअल नेचर वाज काइंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड। दूसरा जो डेवलपमेंट था दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स की वजह से ही ये जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, ये मॉडल आया। बोर्स मॉडल ऑफ एटम की कहानी शुरू करेंगे, देखेंगे कि भाई बोर ने इस पूरे मॉडल को बताने के लिए क्या क्या चीज़ें की थी, है ना, कुछ तो करके ही बताया होगा मॉडल, है ना। तो बोर ने यूज़ किया था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन, क्योंकि सिंपलेस्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने यूज़ किया था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन टू डेवलप अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन। और उसके बाद ही ट्राई टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इनफैक्ट बोर का जो मॉडल है ना, ये हाइड्रोजन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट था। तो इसीलिए हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और उसी के बेसिस पे हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। Okay, Bohr postulated that electron moves around the nucleus in circular orbits. बोर ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करता है। उन्होंने इस सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस को भी कैलकुलेट किया। उन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किया इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इन्होंने आर की वैल्यू भी कैलकुलेट की, ई की वैल्यू भी कैलकुलेट की, रेडियस की वैल्यू भी कैलकुलेट की। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स कैन एग्जिस्ट एंड ईच ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक एनर्जी। और यहीं पे आ जाता है कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन का। अभी जब हम क्वांटाइज्ड, थोड़ी देर पहले क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, राइट, जिसमें हम कह रहे थे कि सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ स्पेसिफिक सीड ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, उनके बीच का कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो बोर ने भी कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, इलेक्ट्रॉन के सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बोर ने कहा कि भाई ये मेरा n = 1 ऑर्बिट है और ये मेरा n = 2 ऑर्बिट है, तो भाई 1 और 2 के बीच में कुछ और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ओनली स्पेसिफिक एनर्जी के ऑर्बिट्स, ओनली स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और हर एक ऑर्बिट का अपना एक कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज किया बोहर मॉडल ऑफ एटम ने। तो बच्चों, यहाँ से शुरू होती है कहानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो बहुत साल पुरानी कहानी है जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर गया और प्रोड्यूस कर दिया एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। अब खुद सोच के देखो, ये जो हाइड्रोजन एटम्स थे ये एक्साइटेड स्टेट में थे और हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में कोई भी हमेशा नहीं रहता है, तो वो वापस फॉल बैक करता ही है। और जब फॉल बैक करता है तो वो एमिट करते हैं रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज,
वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज मतलब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन एमिट करता है। तो इस वजह से जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है, उसमें हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट लाइंस दिखती हैं और इन लाइंस का नामकरण कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव डिस्कवरर्स पे। तो बच्चों अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी इधर से उधर हो गया है तो अपने कॉन्सेंट्रेशन को वापस बुला लो और ध्यान से फोकस करो, बिकॉज अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ऐसे तो पूरा लेसन ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे टॉपिक्स में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो देखो ये जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक साइंटिस्ट आए पिक्चर में जिनका नाम था रिडबर्ग, जोहान्स रिडबर्ग। इन्होंने नोटिस किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो लाइंस है ना, वो सारे लाइंस क्या हैं, वो लाइंस हैं क्या बेसिकली, वो लाइंस आर बेसिकली रेडिएशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, राइट। अब जहां रेडिएशन है तो उनका एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगा। तो रिडबर्ग ने बोला कि भाई मैं तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन देता हूं जिस एक्सप्रेशन के हेल्प से तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुम्हें जो भी लाइंस दिख रही हैं उन लाइंस का वेवलेंथ शुड सैटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कहता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला, तो बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज किया टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके लिए दिस एक्सप्रेशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बार बार बता रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लाइन। मतलब वो जो लाइन बनी है उस वो रेडिएशन किस वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करती है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, ओके। आर क्या है, आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है। चूंकि रिडबर्ग ने ये काम किया था तो उन्होंने उनके नाम के ऊपर ही इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, एंड दिस इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन। अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वैल्यू याद रख लो तो भी ठीक है, जनरली ये वैल्यू दी होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब ये n1 और n2 क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने क्या बोला था कि ये लाइंस एमिट कब होती हैं, जब कोई हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वहां से फॉल बैक करता है, राइट। मतलब एनर्जी पाके जो ये बैठा हुआ था मेरा वो ऊपर चला गया एंड देन व्हेन ही फॉल्स बैक तब ये रेडिएशन एमिट होती है। तो बेसिकली ही इज फॉलिंग बैक, दैट मीन्स ही इज फॉलिंग बैक फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू अ ग्राउंड स्टेट, करेक्ट। तो वो एक एक्साइटेड स्टेट से फॉल बैक कर रहा है टू अ लोअर स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट या कुछ भी कह लो, नॉट हमेशा ग्राउंड स्टेट पे ही फॉल नहीं करता है, मतलब एक एक्साइटेड स्टेट से उसके कोई नीचे के स्टेट में फॉल कर रहा है, राइट। अब ये जो ऊपर वाला स्टेट है उस स्टेट का एक एनर्जी लेवल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो n1 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लोअर स्टेट, जो n2 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हायर स्टेट। मतलब किस लेवल से किस लेवल पे वो गिरा जब ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट हुई। वेरी सिंपल कहानी क्या है कि भैया वो जो इलेक्ट्रॉन है मेरा वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, जब वो गिरा तभी उसने रेडिएशन एमिट किया ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो वो जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा एंड 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो मतलब अगर कोई n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में गिर रहा है तो इसका मतलब है n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये वाली वैल्यूज डाल दो, r आपका वैसे ही कांस्टेंट है तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट करेगा। आसान था, सिंपल था। अब ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करके आपको कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार वेवलेंथ दी हुई रहेगी, बोला जाएगा कि बताओ ये कहाँ से गिर रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से घुमा फिरा के कई क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन ये वाला फॉर्मूला। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा। एग्जैक्टली मैंने बताया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में बहुत सारे लाइंस दिखते हैं और उन सारे लाइंस के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं बेस्ड अपॉन देयर डिस्कवरर्स। तो अलग अलग डिस्कवरर ने अलग अलग लाइंस डिस्कवर की थी, ठीक है, बट हमारा कॉन्सेप्ट वही है अभी भी। तो अब देखो बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहला है
ऐसे लाइंस जो ऊपर के हायर एनर्जी लेवल से गिर के कहाँ पे फॉल करते हैं, दे फॉल टू n इज इक्वल टू 1 लेवल। n इज इक्वल टू 1 वाले लेवल पे फॉल करते हैं। n इज इक्वल टू 2 से फॉल कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 से फॉल कर सकते हैं, 4 से फॉल कर सकते हैं, 5 से फॉल कर सकते हैं, कहीं से भी फॉल करें। बट अगर वो n इज इक्वल टू 1 पे फॉल कर रहे हैं तो उस वाले सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। ये नाम किसके ऊपर पड़ा है, इसके डिस्कवरर के ऊपर, ठीक है। और ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए आपको अब समझ में आ गया n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, n2 की वैल्यू 1 के ऊपर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो स्पेक्ट्रल रीजन होगा दैट विल बी अल्ट्रावायलेट। स्पेक्ट्रल रीजन मतलब इसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, इसकी वेवलेंथ कौन से वाले लाइट के वेवलेंथ में रेंज में फॉल करेगी, तो ये अल्ट्रावायलेट वाले रेंज में फॉल करेगी। कैसे पता हमें, अरे वही तो रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला था उससे हम n1 n2 की वैल्यू पता है तो आप निकाल के देख सकते हो ना लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। एक बार n1 को 1 n2 को 2 रखा, एक बार n1 को 1 n2 को 3 रखा, एक बार n1 को 1 n2 को 4 रखा। इस तरीके से आप बहुत सारे लैम्डास की वैल्यू निकाल सकते हो, इस लाइन की, इस लाइन की, इस लाइन की, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। उससे आप निकाल सकते हो कि ये जो सारे लैम्डा हैं ये किस रेंज में फॉल कर रहे हैं, और तब आपने देखा कि ये सारे अल्ट्रावायलेट रेंज में फॉल कर रहे हैं। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज है ऐसे वाले लाइंस जो ऊपर के लेवल से आके फॉल कर रहे हैं n इज इक्वल टू 2 लेवल पे, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बामर सीरीज। और इनके बारे में आप एक चीज नोटिस करो, इनकी जो लाइंस है ना, देखो कलरफुल लाइंस है। कलरफुल लाइंस क्यों है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ्स है ना दे फॉल इन द विजिबल रीजन। चूंकि दे विजिबल रीजन में फॉल करते हैं तो विजिबल रीजन मतलब जो हमें दिखती है। आपको तो पता ही होगा ना कि हमें भी सारी चीज़ें नहीं दिखती है, हम लोगों को ह्यूमंस को जो दिखता है हमें सिर्फ वो वेवलेंथ्स दिखती है विच फॉल इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये चूंकि विजिबल लाइट के रेंज में फॉल करता है तो इसके अंदर हमें बेस्ड ऑन उनके अलग अलग वेवलेंथ्स हमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सारे अलग अलग कलर्स के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बामर सीरीज। ठीक इसी तरीके से कुछ और सीरीज है जैसे कि पैशकिन। पैशकिन क्या होगा, ऊपर से ऊपर के किसी भी रेंज से फॉल करेगा ये n इज इक्वल टू 3 पे। सिमिलरली अगर कोई 4 पे फॉल कर रहा है मतलब n1 की वैल्यू अगर 4 है तो उसे हम कहेंगे ब्रैकेट, और अगर n1 की वैल्यू 5 है तो उसे हम कहेंगे पी फंड। तो बेसिकली यहाँ पर हम 5 सीरीज ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पैशकिन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वंस अगेन। और इन पांचों का जो वेवलेंथ रेंज है उसमें हम देखते हैं कि लाइमन अल्ट्रावायलेट में फॉल करता है, बामर विजिबल में फॉल करता है, बाकी सारे इंफ्रारेड रीजन में इनकी वेवलेंथ्स फॉल करती हैं, ठीक है। और n1 n2 की वैल्यू में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस में नाम याद रखोगे ना, लाइमन, बामर, पैशकिन, ब्रैकेट, पी फंड, तो इनकी n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5, और n2 की वैल्यू क्या होती है, जो n1 की वैल्यू है उसके ऊपर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लाइंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार बता रही हूँ मैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि इन सारों में से, सारे सीरीज में से बामर सीरीज एक ऐसा लौता सीरीज है जिसके लाइंस विजिबल रेंज में फॉल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, राइट। तो हमने क्या देखा था, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल लाइट, एक्स रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सबकी अलग अलग वेवलेंथ की रेंज होती है, राइट। तो हमने नोटिस किया कि बामर सीरीज के जो रेडिएशंस हैं सिर्फ एक लौते वही रेडिएशंस हैं जो विजिबल लाइट वाले रेंज में फॉल करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसी का एक दूसरा पिक्चर ऐसा है, ये पिक्चर बता रहा है कि रियलिटी में कैसा होता है। जैसे इस पिक्चर में तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे फॉल करते हैं। इस पिक्चर में थोड़ा रियलिस्टिक है, जो बीच का जो सेंटर है दैट इज द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो जब हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो देखो n इज इक्वल टू 2 से 1 में फॉल कर सकता है, n इज इक्वल टू 3 से 1 में फॉल कर सकता है, n इज इक्वल टू 4 से 1 में फॉल कर सकता है, n इज इक्वल टू 5 से 1 में फॉल कर सकता है, n इज इक्वल टू 6 से 1 में फॉल कर सकता है। तो एक्चुअली में कुछ इस तरह का पिक्चर जो है वो आता है दिमाग में व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलो बच्चों बात करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो अब चूंकि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया है, सो दिस विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला पोस्टुलेट बोर का ये था, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन,
कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। तो बोर ने बोला कि भाई न्यूक्लियस बीच में बैठा है इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकता है, जिस दौरान इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड एनर्जी होगा, ठीक है। और इन सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स, ठीक है, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। अलाउड एनर्जी स्टेट्स क्यों? क्योंकि बोहर ने ये भी बताया था, अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, मतलब एनर्जी की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू ही पॉसिबल है। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी ही पॉसिबल है, तो इसीलिए उस ऑर्बिट को हम अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम देखें, देखो ये न्यूक्लियस एक सेंटर है, इसे सेंटर के ऊपर बेस करके जो ऑर्बिट्स हैं ये अलग अलग सर्कल्स हैं ऑफ डिफरेंट रेडियाई, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो ठीक उसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बोर का दूसरा पॉस्टुलेट था, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर सकता है? वो एक लोअर ऑर्बिट से हायर स्टेट में मूव कर सकता है जब उसे उतने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक नीचे वाले स्टेट में है और उसके नीचे के स्टेट से ऊपर के स्टेट में जंप करना है, नीचे का स्टेट लेट से कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, ऊपर का स्टेट लेट से n इज इक्वल टू 2। 1 से 2 में जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। खाना बोले तो एनर्जी। तो एनर्जी अगर वो उसे दी जाएगी, एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, तब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, ठीक है, ओके। और जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया बट वो स्टेबल नहीं है, तो वापस नीचे वाले स्टेट में आएगा। तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब वो आएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, क्लियर है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा और ऊपर से जब नीचे आएगा तो उस एनर्जी को वो एमिट करेगा, ठीक है। तो जो डेल्टा ई की वैल्यू है, दैट डेल्टा ई की वैल्यू शुड बी इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहाँ से आया ये? रिडबर्ग फार्मूला से। याद है रिडबर्ग फार्मूला में भी हमने कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई 1/λ इज इक्वल टू R, जहाँ पे R वॉज रिडबर्ग कांस्टेंट, राइट। तो ये RH क्या है? देखो वहीं से आया है। कैसे आया है बता रही हूँ। देखो उस समय हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है? हमें पता है एनर्जी E क्या होता है? E इज इक्वल टू h न्यू या फिर hc/λ। तो 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं? E/hc, ठीक है। तो यानी कि इस 1/λ की जगह हम लिख सकते हैं E/hc, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो RH दिख रही है ना, RH जो कांस्टेंट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट R मल्टीप्लाइड बाय H एंड C, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट्स ही है ना। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो देखो उसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला आया है, इसीलिए मैंने बोला था कि वो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमें बताता था कि भाई वेवलेंथ कितना होगा, अब उसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, वो मुझे ये वाला फॉर्मूला बता रहा है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं तीसरे पॉस्टुलेट को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। दिस इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। अब जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एमिट कर रहा है, बट वो जो डेल्टा ई की वैल्यू है, हाउ इज दैट डेल्टा ई रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी? मैंने पहले ही बताया था E क्या होता है? E इज इक्वल टू h न्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर जो E है दैट इज दैट डेल्टा E, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब एक का एनर्जी है x, दूसरे का एनर्जी है x प्लस 2, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो +2, वही वाली एनर्जी तो इनको चाहिए पुश, ताकि ये वहाँ कूद सके या वहाँ से वापस आ सके, राइट। तो दैट डेल्टा E, सो दैट डेल्टा E
विल बी इक्वल टू एच न्यू। तो यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें डेल्टा ई पता है तो डेल्टा ई बाई एच। तो घुमा फिरा के ना दिल्ली गोल है तो वही बेसिक एक चीज़ अगर आपको पता है वहीं से आपके 10 फॉर्मूले बन रहे हैं। अब बात करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम की। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोहर मॉडल में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में, उसे हम कैसे बता सकते हैं। हमें ऐसे भी पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी आर। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू NH बाई 2π, ऐसा बोर ने बोला। MVR तो सबको पता ही था कि भाई वही होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, लेकिन बोर ने बोला कि एंगुलर मोमेंटम चूंकि एनर्जी स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकती है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे ही कुछ भी वैल्यू लेगी। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π। h बाई 2π एक कॉन्स्टेंट है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही पॉसिबल है एंड ऑफ द डे, राइट। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू या तो 1 इंटू एच बाई 2π होगा, नहीं तो 2 इंटू एच बाई 2π होगा, नहीं तो 3 इंटू एच बाई 2π होगा, इनके बीच का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो n की ये जो अलाउड वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज पता है क्या है, दीज वैल्यूज आर बेसिकली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n की जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, इसीलिए देखो n की जो वैल्यूज है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इलेक्ट्रॉन की एक एक ऑर्बिट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। वो सीढ़ी वाली कहानी याद है ना, सीढ़ी भैया 1 2 3 4 ही हो सकती है, इनके बीच का सीढ़ी नहीं हो सकता है। तो सीढ़ी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रैंप, ठीक है। तो इस पूरी कहानी से, तो इस वाले पिक्चर में हमने पूरे बोर्स मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे दे विल बी मोर ऑफ मैथमेटिकल डिस्कशंस, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वाइज दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट लाइज। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कूदाफांदी कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उन्हें एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हायर स्टेट से नीचे की स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे। कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा, रिडबर्ग फॉर्मूले की हेल्प से, राइट। क्योंकि वो फॉर्मूला हमें बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो कौन सी इनकी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। एक बार वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो एनर्जी हमें वैसे ही पता चल जाती है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2π, ठीक है। तो इतनी कहानी अभी तक हमने सीखी अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हालांकि काफ़ी कहानी अभी बाकी है, स्पेशली मैथमेटिक्स वाली कहानी। तो चलो बच्चों अब निकालेंगे हम बोर रेडियस। बोर रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब हम रदरफोर्ड्स का मॉडल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने R के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था जो कुछ इस तरीके का था, ZE² डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट mv²। याद है? अब ये कैसे निकाला था दोबारा तो नहीं बताऊंगी, तो यू गो बैक एंड वॉच दैट सेक्शन अगेन, ठीक है। ये हमने निकाला था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो v² है दैट विल बी इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट mr, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बोहर का जो मॉडल है ना दैट वाज मेजरली फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, E² डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट mr, इसका रूट ओवर, यानी कि V को हम लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट mr। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसमें हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब जो है हमने बोहर के पोस्टुलेट में क्या पढ़ा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR दैट इज इक्वल टू NH बाई 2π, ठीक है। तो यहाँ से, तो ये हमने कहाँ से सीखा था, ये हमने सीखा था बोर के पोस्टुलेट से। तो यहाँ से भी हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी NH डिवाइडेड बाई 2π mr। तो भाई इन दोनों तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वेट भी कर सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट mr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π mr।
ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इट विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स सो मच। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 पाई कैंसिल होगा, यहाँ से 4, यहाँ से 1 पाई कैंसिल होगा, यहाँ से m कैंसिल होगा, यहाँ से 1 m कैंसिल होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ से हम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, e स्क्वायर पाई m। तो ये हो जाएगा बोर रेडियस का एक्सप्रेशन। तो चलो अब देखते हैं हम हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे सारा फोकस है क्योंकि बोर्स मॉडल का सारा फोकस हाइड्रोजन पे ही है, बहुत प्यार था हाइड्रोजन से। यस तो देखो यहाँ पे जब हमने अगेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स डिस्कस किया था तो शायद याद होगा आपको कि हमने टोटल एनर्जी का एक इस तरह का एक्सप्रेशन निकाला था। इनफैक्ट मैंने बताया भी था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन था। अभी हम क्या करेंगे, चूंकि हम बोर्स मॉडल डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें ये जो आर है ना, इस आर में हम सिर्फ बोर रेडियस की वैल्यू डाल देंगे। तो अभी हमने बोर रेडियस निकाला था, तो अब हम क्या करेंगे, इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बेसिकली इंटू 1/r है, तो ये हो जाएगा पाई एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मैंने उसको उलट दिया, क्यों उलट दिया, क्योंकि नीचे आर जो है वो डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जेड ई टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एनीवेज कांस्टेंट है, राइट, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो बेसिकली सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, विच टेल्स अस कि जो टोटल एनर्जी है ये किससे प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तुम्हारे टोटल एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वो कम होती जाएगी। इनफैक्ट अगर ये जितनी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अगर हम इन सारे कांस्टेंट वैल्यूज को डाल देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे, ये कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस वन अगेन इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड करके कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया, ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल के, m की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालो, H की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो और फिर उसको कैलकुलेट करो तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। वैसे तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक बहुत ही शानदार मॉडल रहा जिसने हमें काफ़ी अच्छा आइडिया दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन इस मॉडल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस रही। जैसे कि ये मॉडल मेनली हाइड्रोजन के लिए तो अप्रोप्रिएट था, लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन वाला था, लेकिन जैसे ही ऐसे एटम्स की बात होने लगी जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन का जो वेव कैरेक्टर है, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो बेसिकली जो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था ना, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के ऊपर बेस्ड, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो ही नहीं किया गया इन बोर्स मॉडल। इन अ सिमिलर वे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी जो है वो भी ये मॉडल फॉलो नहीं किया। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे इफेक्ट्स थे जिनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ये क्या होते हैं? These effects basically talk about changes in spectral lines due to external magnetic field या फिर external electric field। तो इसके बाद
जो नया कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे ही कहानी रुकी नहीं थी, इसके बाद भी कहानी तो जारी थी, राइट। इसके कुछ सालों के बाद आया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अंदर ये जो डुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट था दैट वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर कि भाई इलेक्ट्रॉन में भी वेव कैरेक्टर होता है, एंड दैट इज हाउ केम अप नेक्स्ट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अभी फिलहाल हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हायर स्टडीज में आप डेफिनेटली पढ़ोगे इसके बारे में व्हेन यू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस की, तो डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दी थी अराउंड 1924, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से रेडिएशन में डुअल नेचर होता है उसी तरह से मैटर में भी डुअल नेचर होता है, राइट। तो मतलब मैटर जो है ये भी पार्टिकल बिहेवियर शो करता है और वेव बिहेवियर शो करता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन में भी वेव कैरेक्टर होगा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर है इस तरह से इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर भी होगा, और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव है द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये कहता था डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इस हाइपोथेसिस में भी ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हाइपोथेसिस भी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू है एंड नॉट फॉर बिगर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि देखो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे फोकस करो। बड़े ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ इतना छोटा होगा दैट इट इज़ लाइक हार्डली सीन, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स का वेवलेंथ ज़्यादा होगा इसीलिए उनका वेव लाइक कैरेक्टर इज सीन, राइट। तो चलो अब देखते हैं कि किस तरह से डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने बोहर्स मॉडल को एक्सप्लेन किया। तो चलो बच्चों एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि डी ब्रॉय ने किस तरीके से बोर्स पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, डी ब्रॉय ने बोला कि भाई तुम जो ये बोल रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बट वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसकी तो सोच थी वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो डी ब्रॉय ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक वेव है, मतलब इट इज़ नॉट वन पार्टिकल मूविंग लाइक दिस, इट इज़ अ वेव जो ऐसे 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 करके मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे आप उस वेव को ऐसे करके प्लग करोगे, प्लग करना समझ में आता है ना, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेट्स से सितार या गिटार का जो स्ट्रिंग होता है उसको अगर आप ऐसे प्लग कर दोगे तो वो थोड़ी देर तक यूं 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 वाइब्रेट करता रहता है, राइट। तो उसी तरीके से डी ब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल वेव की तरह इस ऑर्बिट में मूव करता है, अगर आप उसको प्लग करोगे तो ढेर सारे वेवलेंथ्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट। बहुत सारे वेवलेंथ्स क्रिएट होंगे, बट उनमें से रहेंगे वही वेवलेंथ्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पे है जिसका रेडियस है r, सो इन दैट केस सर्वाइवल किसका होगा, 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ऐसा डी ब्रॉय ने बोला, क्योंकि भाई डी ब्रॉय तो डुअल नेचर वाले आदमी थे, तो वो ये मानने के लिए रेडी नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन बस एक लौता सिर्फ पार्टिकल है। उसने बोला नहीं, वो पार्टिकल वेव है, तो उसको प्लग करोगे तो वो ऐसे 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 मल्टीपल वेवलेंथ्स बनाएगा, बट सर्वाइव वही करेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर इसको भी मैथमेटिकली आप देखने की कोशिश करो तो ये क्या निकल के आ सकता है, डी ब्रॉय के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लैम्डा क्या है, किसी भी मैटर वेव का जो वेवलेंथ लैम्डा होता है वो क्या होता है, h/mv। तो चलो लैम्डा की जगह हमने h/mv लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं। इस mv को इधर लेके जाते हैं तो ये हो गया mvr, और इस 2π को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया nh/2π। अब देखना ज़रा ध्यान से, ये एक्सप्रेशन कहीं और देखा है क्या? बिल्कुल देखा है, बोर्स के पोस्टुलेट में। बोर्स के पोस्टुलेट में बोर ने यही तो बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इस तरीके से डी ब्रॉय ने अपने नज़रिए से बोर के पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों एटम्स लेसन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो तो कर लिए हैं हमने कवर, बट सवाल देखते हैं आपको कितना समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। दो एनर्जी लेवल को सेपरेट करने वाला एनर्जी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। कहानी कैसी है कि जो एटम है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ बना रहा है, ऊपर से नीचे की लेवल पे वो आ रहा है। ठीक है, तो जब वो ऊपर से नीचे की लेवल पे आएगा तो एक डेल्टा ई इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल इन्वॉल्व होगा, और इस डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू। जैसा कि हमें पता है
ठीक है, मुझे निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू की वैल्यू निकालनी है विच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। अब यहाँ पे कई बार गड़बड़, बड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। डेल्टा ई की वैल्यू बच्चे एकदम फटाफट जोश में आके 2.3 लिख देते हैं और एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फटाफट से लिख देते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। बाकी सब कुछ तो सही है बट आपका आंसर आ जाता है गलत, हालांकि आपका कॉन्सेप्ट सही है। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है बच्चे, और इसे हमें कन्वर्ट करना है जूल्स में। और हमें क्या पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। तो इसका आंसर आएगा 0.5517 इंटू 10 to the power 15 hertz. So this is the frequency corresponding to delta E is equal to 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि एटम्स के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स पक्का हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।